और विभिन्न शिक्षा को समझ पाए। अध्यापक को कक्षा में स्थित अध्यापन साधनों का प्रयोग करना चाहिए, क्रम से करना चाहिए। उन्हें ब्लैक बोर्ड के साथ स्टिक फिगर्स का भी प्रयोग करना चाहिए, जो कि ब्लैक बोर्ड के साथ हम संलग्न कर देते हैं, और ऐसे कुछ फिगर्स का यूज करना चाहिए। और लंबे समय तक वो दिखाना चाहिए, जिससे कि स्टूडेंट्स अच्छे से कनेक्ट कर पाए। और जो अध्यापन। रश्मि जी, अब इसके आगे कोई और बताएंगे? नेहा जी, आप बताओगे? नेहा जी, अच्छा ओके। कृष्णवी जी, आप बताओगे? ठीक है नेहा जी, कोई बात नहीं। कृष्णवी जी बताएंगे? कृष्णवी जी, आप हो क्लास में? हाँ जी जी मैम। जी, आप कल थे क्लास में? जी हरिओम। जी मैम। जी बताओ। दीवार में पोस्टर चार्ट का है, और योग तस्वीरें का उपयोग करेंगे हम इसमें। टेम्परेरी कार्ड, ग्रामोफोन लाउड स्पीकर का उपयोग करेंगे। टेलीविजन वीडियो सीडी और एलसीडी। अध्यापक को अधिकतम संभावित चैनलों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे छात्र विषय को अच्छी तरह से समझ सके। विषय को सीखने समझने के लिए जो उपकरण साधन है, वो प्रभावी तरीके से आरंभ तथा उसको पूर्ण रूप से इतना ही याद है अभी मैम। ठीक है कृष्णवी जी। अच्छा, अभी मुझे बताएंगे दीपाली जी। दीपाली जी। हाँ मैम। हाँ जी, आप बताइए कल हमने क्या क्या पढ़ा? किचन में हो। अच्छा, ठीक है ठीक है। साक्षी जी, आप एक बार पूरा क्लियर कर दीजिए कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। एक बार पॉइंट्स में बता दो और फिर आगे पूरा बता दो, जिससे जो लोग नहीं थे उनको एक बार समराइज हो जाए चीजें। जी प्रीति जी, आप बताना चाह रहे हो? यस मैम, मैं बताऊं? जी ठीक है, साक्षी जी प्रीति जी को बताने देते हैं अभी। हाँ जी प्रीति जी, आप बताओ। मैम, जो इसमें जो टीचर है, इसमें अधिकतम संभावित चैनलों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे ना छात्र अच्छे से समझ सकें, उनको क्लियर करके। और फिर अध्यापक को कक्षा में नियमित रूप से जो अध्यापन साधन होते हैं, उससे मतलब बच्चों को समझाना चाहिए, उसके माध्यम से बच्चों को समझाना चाहिए। निर्मित प्रभाव लंबे समय तक उनके मतलब फिर बच्चे जो उससे जो साधन होते हैं ना, अगर उससे सीखते हैं तो उनको काफी टाइम तक याद रहता है। अध्यापन साधन अभिप्रेत होते हैं, वो अध्यापकों का स्थान नहीं ले सकते। मतलब जो छात्र होते हैं वो समझने की कोशिश करते हैं, छात्र अध्यापक की मतलब जगह नहीं ले सकते हैं। फिर मैम इसमें है, छात्रों का ध्यान केवल विषय की ओर ही दिया जाना चाहिए, कौशलों और बेहतर तरीके से सिखाना जाना चाहिए। और अगर छात्रों को हम ऐसे पढ़ाएंगे कि उनके टीचिंग उद्देश्य को पूरा कर सके, मतलब उनको ऐसे मेथड से पढ़ाना चाहिए जो उनके विषय होते हैं उनको क्लियर हो जाए। और फिर मैम इसके है जो फिर उसमें ये साधन लिखे गए हैं जिसे वो सुन सकते हैं, जैसे रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया, टैप रिकॉर्डर हो गया, और जैसे फोन हो गया। जो विजुअल साधन है जिससे वो देख और सुन सकते हैं, प्रोजेक्टर है, एलसीडी है,
ओवरहेड है और स्लाइड होती है, फिल्म स्ट्रिप, कैमरा हम्म। और भी होते ठीक हैं है। मैम, प्रोजेक्टर। हम्म। यस मैम। हमने 3 तरह के पढ़े थे ना, उनका क्या क्या नाम था? 3 तरह के मतलब हम जिनसे सीखते हैं, वो 3 तरह की चीजें हमने पढ़ी हाँ थी। मैम, एक तो दृश्य श्रव्य होता है मैम। हाँ हाँ ठीक है। मैम 3 तरह की याद नहीं आ रहा कौन। अच्छा, देखो, एक तो सबसे पहला ऑडियो, जिसमें सिर्फ ऑडियो से हम पढ़ते हैं, बस सुन के किसी चीज को पढ़ते हैं, ठीक है। एक था विजुअल, जिसे मतलब हम देख के पढ़ते हैं, किसी चीज को देखे, जैसे जिसमें पोस्टर्स वगैरह आए थे। और फिर जैसे नेहा धिंगिया जी ने भी बनाया। और एक था थर्ड ऑडियो विजुअल, जिसमें हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, दोनों तरीके से पढ़ते हैं। हाँ जी, ठीक है, ये हमने कल पढ़ा था। उसके बाद और कुछ तो नहीं छूट रहा है? हमने 7 चैप्टर, सॉरी 8 चैप्टर शुरू किया था ना थोड़ा। इसमें भी और बचे हुए हैं टॉपिक्स, वो मुझे याद नहीं आ रहे। अच्छा ठीक है, अभी साक्षी जी बताएंगे। हाँ जी साक्षी जी, अब आप बताओ। और जो बचे हैं, अभी प्रीति जी ने जिन्हें बताया, उसके बाद। जी मैम, फिर हमने अगला चैप्टर शुरू कर दिया था, इसका नाम था योग प्रशिक्षण व प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान। तो प्रश्न हाँ पूछने जी। को कला भी कहा गया और विज्ञान भी कहा गया है, क्योंकि वैज्ञानिक सिद्धांतों पर चलते हुए ये विज्ञान है, और कला है क्योंकि कौशल पूर्वक मतलब कौशल पूर्ण काम है। और प्रश्नोत्तर वाली जो पद्धति है वो काफी समय से चली आ रही है, बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी है। और प्रश्न बहुत प्रकार के होते हैं, जिसमें कुछ सामान्य होते हैं, सामान्य बच्चों की बात हाँ करने वाले जी। होते हैं, गहन सोच विचार होते हैं। तो इन सब के बारे में पढ़ा था। और प्रश्न मतलब जैसे अगर हम पूछते हैं, हम टीचर हैं, हम किसी से प्रश्न पूछते हैं, तो हमें वो विनम्रता पूर्वक पूछनी चाहिए। इसमें कुछ विशेष शब्द भी बताए थे आपने, जैसे कला व विज्ञान, प्रश्न पूछना, पाठ प्रस्तुतिकरण, योग प्रशिक्षण। और इसके हाँ बाद जी। था कि प्राचीन समय में जो ऋषि जी हमें सिखाते थे, वो सब कुछ प्रश्नों से ही होता था। और श्रीमद् भगवत गीता में भी एक सूत्र मिलता है, परिप्रश्नेन सेवया, जिसका अर्थ ये है कि प्रश्नोत्तर के द्वारा गुरु अपने शिष्यों के प्रश्नों का हल कराते थे। और हाँ। घरोटे और गांगुली जी के द्वारा कहा गया है कि प्रशिक्षण के सभी प्रकारों में यह प्रश्नोत्तर वाली विद्या बड़ी पुरानी है और आज भी बड़ी सक्षम और लोकप्रिय। जी और त्यागी ठीक। जी द्वारा हेतु के बारे में बताया गया है। इससे बच्चे की क्षमता का पता चलता है, विषय की तरफ उनका ध्यान खींचा जाता है, उनकी रुचि बढ़ती है, ये भी पता चलता है उनको समझ आया है कि यह कितना आया है, उनके पूर्व ज्ञान के बारे में पता चलता है। बच्चों को सोचने की आदत की मतलब इंक्रीज होती है, और बच्चों के लिए जो मुश्किल है उसको समझाने के लिए भी ये होता है, और मस्तिष्क को सक्षम बनाने में मदद मिलती है। इतना पढ़ा था मैं। जी ठीक है। ठीक है, अभी तक जितना भी हमने पढ़ा, उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? अभी जितना इन्होंने पॉइंट्स बताए, उनमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग अभी पूछ लीजिए मुझसे, नहीं फिर हम आगे शुरू करते हैं। किसी का है कोई सवाल अभी तक जो पढ़ा उसमें? ठीक है, तो हम आगे शुरू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। मेरी स्क्रीन आप लोग को दिख रही है? यस मैम। ठीक है, कल हमने ये चार्ट पढ़ा था, और लास्ट में जो कंक्लूजन था वो दृश्य श्रव्य साधन, उसके बारे में मतलब उनकी बोला गया था कि इससे हम बहुत ज्यादा सीखते हैं, ठीक है, ऑडियो विजुअल इससे टेक्निक से, ठीक है। ये था, फिर हमने 7 चैप्टर शुरू किया था, जिसमें योग प्रशिक्षण में प्रश्न पूछने की कला और विज्ञान के बारे में हमने पढ़ा था, तो साक्षी जी ने बताया। उसके बाद हम प्रश्न पूछने का हेतु हमने पढ़ा था कि
क्या क्या उसका कारण हो सकता है, या अगर हम पूछे तो उससे क्या अच्छा होगा, है ना। तो ये सब चीज हमने पढ़ी थी। ये सब आप लोग को क्लियर है? यस मैम। यस। ठीक है, तो आगे है प्रश्नों के प्रकार। तो इसमें क्या दिया है कि जो प्रश्न है, जो हम क्वेश्चंस पूछते हैं, उनके भी कई सारे प्रकार हैं। ठीक है, इसमें 7 टाइप्स बताए गए हैं। तो सबसे पहला है प्रस्तावना प्रश्न या इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस। तो इसमें क्या होता है, आसन से, जैसे हम नॉर्मल क्वेश्चंस पूछते हैं, केवल एक या दो ऐसे सवाल पूछने हैं। ठीक है, कि आसन से आप क्या समझते हैं। जैसे हम योग करा रहे हैं तो उसमें हम स्टार्टिंग में कुछ कुछ पूछ लेंगे बच्चों से कि आसन से आप लोग क्या समझते हो। ठीक है, ये होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, मतलब बस थोड़ा इंट्रोडक्शन देते हैं किसी भी एक चीज का। हम जैसे योग को पढ़ाने जा रहे हैं, हठ योग को पढ़ाने जा रहे हैं, तो उसमें सबसे पहले हम पूछ लेंगे कि ये हठ विद्या सबसे पहले किसने किसको दी थी। ठीक है, ऐसा कोई प्रश्न होगा, प्रस्तावना प्रश्न। तो ये होता है इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, और ये सिर्फ एक या दो सवाल ऐसे पूछे जाते हैं। ठीक है, शुरू में। उसके बाद है प्रश्न बनाना, डेवलपिंग क्वेश्चंस। अब इसमें क्या होता है कि जब हम क्वेश्चंस बनाते हैं खुद से, जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, इस मानव शरीर के चित्र में कितने अंग हैं और उनके काम क्या है। जैसे हम किसी एक एनाटॉमी कुछ पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ा रहे हैं, उसमें हम अलग से सारा पॉइंट आउट करके बता रहे हैं। ठीक है, तो हम लास्ट मतलब ये पूछेंगे बच्चों से कि इस मानव शरीर में कितने चित्र में कितने अंग है, इस जो आप चित्र देख रहे हो इसमें कितने अंग हैं और इनका काम क्या है। इस तरह के मतलब हम क्वेश्चंस बनाए जब अपने से, तो ये होते हैं डेवलपिंग क्वेश्चंस। ठीक है, उसके बाद है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। तो इसमें क्या है, ऐसे कोई क्वेश्चंस जो हमें विचार करने पे मजबूर कर दे, कि हमें सोचना पड़े कि हाँ ये ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर हम मतलब हम उस जिसमें सोचना पड़े हमें बहुत। ठीक है, जैसे विशेष ढंग से नए विचार विकसित करने के लिए पूछे जाने वाले प्रश्न। ऐसे प्रश्न क्यों होते हैं कि हम विशेष ढंग से नए विचार हमारे अंदर विकसित हो। जो हमारी बुक्स में है वो तो ठीक है, लेकिन हम उनके बारे में और ज्यादा डीपली सोचे। ठीक है, ऐसे वाले प्रश्न, मतलब जैसे हमारे बुक में आसन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन हम जब कोई भी आसन है हमने, या फिर कोई भी प्राणायाम है, जैसे हमने नाड़ी शुद्धि ले लिया, नाड़ी शोधन ले लिया, या फिर सूर्य भेदी ले, तो उसकी जब हम पूरी फिजियोलॉजी बनाते हैं कि ये किस तरह से काम करता होगा, है ना। कि जैसे सूर्य भेदी, इसमें तो नीचे हमें आंसर्स दे दिए, बुक में हम जैसे पढ़ते हैं हठ प्रदीपिका में कि ये कृमि दोष को कम करता है। ठीक है, ऐसे ऐसे वो दे दिए हमें कुछ लाभ उसके, लेकिन वो किस तरह से करता है। ऐसे जब क्वेश्चंस हमारे मन में आते हैं और हम उसके लिए अलग से पढ़ाई करते हैं या अलग से उनको खोजने की कोशिश करते हैं, तो ये होता है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। जैसे इसमें एग्जाम्पल दिया है, नाड़ियों की व्यवस्था और प्राणायाम का क्या संबंध है। कि जो नाड़ियां है और नाड़ियों की व्यवस्था में, जैसे हम एडा पिंगला इनके बारे में पढ़ते हैं, इनमें इनकी व्यवस्था में और प्राणायाम का, इन दोनों का क्या संबंध है, क्या रिलेशन है। तो जब हम इसको पढ़ेंगे, ये हमें एग्जैक्ट बुक में नहीं मिलेगा ऐसा इसका आंसर, तो हमें इसको थोड़ा ढूंढना पड़ेगा, हमें खुद से भी विचार करने पड़ेगा, अपनी भी थोड़ी अपना भी थोड़ा मतलब लगाना पड़ेगा दिमाग कि हम कैसे इसकी पैथोलॉजी सॉरी फिजियोलॉजी इसकी कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। उसके बाद आते हैं कुछ समस्याओं वाले प्रश्न। इसमें कैसे है, जैसे एक हमें एक पूरी प्रॉब्लम दे दी कि अगर ऐसा होगा तो हम कैसे करेंगे, है ना। तो इसमें क्या होगा, जैसे अगर एक एग्जाम्पल दिया, जैसे अगर हिटलर जगत का राजा होता तो क्या स्थिति होती। तो आप इस मतलब एक समस्या दे दी कि अगर ऐसा होता, हिटलर अगर राजा होता तो क्या स्थिति होती हमारी, है ना, ऐसा कुछ दे दिया। या फिर जैसे इसमें एग्जाम्पल हमारे योग से रिलेटेड क्या दिया हुआ है, क्यों प्राणायाम श्वास प्रश्वास से या नाड़ी संस्थान से संबंधित है। मतलब हम इसमें भी ऐसा एक समस्या जैसी हम खड़ी हो जाएगी, हमें ये तो पता है
कि प्राणायाम और जो नाड़ी है उनका कुछ रिलेशन है और वो एक दूसरे से संबंधित है, इसीलिए वो इतना काम करते हैं हमारे शरीर पर प्राणायाम। ठीक है, इतना हमें पता है। लेकिन एक प्रॉब्लम सोल्व करने का कहाँ पे आ जाएगा, जब हमारे से पूछा जाए कि क्यों प्राणायाम श्वास प्रश्वास से या नाड़ी संस्थान से संबंधित है, ऐसा क्यों है। ठीक है, जब ये क्यों लग जाए किसी भी चीज में, ऐसे एक प्रॉब्लम जैसी आ जाए हमारे लिए, तो ये होता है कुछ समस्याओं वाले प्रश्न। ठीक है, उसके बाद है बोध कराने वाले प्रश्न, जो कॉम्प्रिहेंसिव होते हैं, है ना। इसमें क्या होगा, कॉम्प्रिहेंसिव प्रश्न कैसे होता है, जैसे हम कॉम्प्रिहेंशन को सोल्व करते हैं, तो अ, मतलब उसमें क्या होता है, पूरा हमें दिया हुआ होता है लेकिन हमें उसमें से ढूंढना पड़ता है। ठीक है, हमें पूरा एक पैराग्राफ दिया हुआ है लेकिन हमें उसमें से ढूंढना पड़ेगा खुद से कि कहाँ पे ये मिल सकता है, या फिर जैसे एक पूरा एक प्रश्न बना दिया और पैराग्राफ में वो है, एज इट इज है वो, लेकिन आपको थोड़ा सा उसमें ढूंढना पड़ेगा और उसमें थोड़ा सा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये होता है बोध कराने वाले प्रश्न। इनमें क्या होगा, एग्जाम्पल इसका क्या है, जैसे हम आसन सिद्धांतों को क्यों अपनाएं, है ना। मतलब हम इसमें ये सोचेंगे क्यों ऐसा हम क्यों करें। अगर हमें आसन के बारे में सब बता दिया कि ये आसन के प्रिंसिपल्स हैं, बट उसमें हमसे पूछ रहे हैं कि हम इनको क्यों अपनाएं, है ना, फिर आप उसमें सोचोगे या फिर आप खुद से खोजने की कोशिश करोगे कि हम ऐसा आसनों को हम क्यों अपनाएंगे, आसनों से हमें क्या लाभ होगा, हम तो हेल्दी है। अगर कोई हेल्दी पर्सन है, अगर जैसे आज के टाइम में क्या होता है, हम मोस्टली क्या करते हैं, योग को इसलिए करते हैं कि हम हेल्दी रहे। अब कोई इंसान है वो हेल्दी है, ठीक है, लेकिन वो मतलब फिजिकली भी हेल्दी है वो, ठीक है, फिजिकली देखा जाता है नॉर्मली, तो हम लोग सोचते हैं उतना तो हमें उनका मेंटली फिजिकली सोशली हर तरीके से देखना है, सारी डायमेंशंस को देखना है। लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो क्या देखते हैं कि अगर हम फिजिकली फिट है तो हम क्यों करें आसन प्राणायाम को, क्यों हम योगा को अपनाएं। तो फिर इसमें ये जो आंसर है इसका, कि जैसे हम आसन सिद्धांतों को क्यों अपनाएं, ऐसे जब क्वेश्चंस बनते हैं, या आसन कैसे किए जाए, है ना, ऐसे जब हम इन चीजों को सोचते हैं, इस चीज पे अपना नॉलेज को उस पे गेन करते हैं कि हाँ हम इसको क्यों करेंगे, तो ये आएंगे बोध कराने वाले प्रश्न। ठीक है, मतलब हमें इससे बोध होगा कि हाँ हमें ये करने चाहिए, ये हमारी ऑल डायमेंशंस के लिए, सारी डायमेंशंस के लिए अच्छे है योगा, तो तब हम इसको करेंगे। ठीक है, तो मतलब हम उसको ढूंढेंगे पहले और खुद से उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ये होता है बोध कराने वाले प्रश्न। उसके बाद आते हैं तुलनात्मक प्रश्न, कंपैरेटिव टाइप। तो इसमें क्या है, कोई भी पाठ को तुलनात्मक ढंग से सीखना जिससे दो तथ्यों में अंतर समझ आ सके। तो इसमें क्या है कि हम किसी चीज को दो तुलनात्मक मतलब एक दूसरे की तुलना करके तब हम इसको सीख रहे हैं, तो वो आता है कंपैरेटिव टाइप। जैसे हमें इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, आसन और व्यायाम में क्या भिन्नता है। अगर हमारे से, हम लोग योग के स्टूडेंट्स हैं, तो बाहर जाके हम लोग से बहुत लोग ऐसे पूछा जाता है कि हम आसन क्यों करें, हम तो जिम भी कर सकते हैं, हम तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, हम बाहर जाके टहल सकते हैं या फिर रेस कर सकते हैं, ऐसा सब। ठीक है, तो ये आता है कंपैरेटिव टाइप। तो आसन और व्यायाम में क्या भिन्नता है, अगर हम उनको ये समझा देंगे तो उनको मतलब उनको ये समझ आ जाएगा कि आसन और व्यायाम में क्या डिफरेंस है और वो हमें क्यों करने हैं, आसन ही हमें क्यों करने हैं। तो ये होता है कंपैरेटिव टाइप। हम जब किसी चीज को दो दो चीज को रख के जब हम उसके बारे में बताते हैं, तब हमें कुछ ज्यादा चीजें समझ में आती हैं। जैसे अगर हम बताते हैं यही वाला जो ये हमारा है, प्राकृतिक श्वास प्राणायाम में क्या भिन्नता है। जैसे हम नॉर्मल भी ब्रीदिंग कर ही रहे हैं, पूरा टाइम करते रहते हैं, लेकिन एक है प्राणायाम, उसमें हम ब्रीदिंग करते हैं, उसमें भी हम ब्रीदिंग करते हैं, और एक है नॉर्मल जो हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, दो चीजें। अगर अब हमें किसी को ये चीज समझानी है
कि आपको प्राणायाम क्यों करना है। तो हम अगर ऐसा समझाए, ऐसा उन लोग को समझाए कि ये हमारी नॉर्मल ब्रीदिंग है जो हम पूरा दिन करते हैं, और दूसरी हमारा प्राणायाम है, ठीक है। तो जो नॉर्मल ब्रीदिंग है, ये आप एक एक मिनट में आप इतनी बार श्वास लोगे, ठीक है, अगर हमने नॉर्मल ऐसा बताया उनको। और लेकिन जब आप ब्रीदिंग करोगे, डीप ब्रीदिंग करोगे, मतलब प्राणायाम करोगे, तो वो आप 1 मिनट में, मतलब आप कम कम श्वास लोगे। और फिर हम उनको इस तरह से भी बता सकते हैं, अगर वो थोड़ा और योग से रिलेटेड है या थोड़ा इस चीज को समझ सकते हैं, तो हम इस तरह से भी बता सकते हैं कि जितनी ज्यादा श्वास हम लेंगे, जितनी ज्यादा हम श्वास ले, हमारी मतलब एक श्वास फिक्स होती है कि आप इतनी श्वास लोगे और उसके बाद मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो अगर हम इस चीज को उनको समझा पाए, तो इस चीज फिर हम और ज्यादा उनको प्राणायाम को क्लैरिफाई कर पाएंगे कि प्राणायाम से आपकी श्वास कम होगी, मीन्स हम 1 मिनट में कम श्वास लेंगे, तो मतलब हमारी जो एज है वो आयु बढ़। अधिक होगी, हाँ जी, आयु अधिक हो जाएगी, है ना मैम? हाँ जी, वही, ठीक है। तो अगर हम इस तरह से समझाएं उनको, तो वो और ज्यादा समझने वाली चीज हो जाएगी, ठीक है। तो ये होता है कंपैरेटिव टाइप क्वेश्चंस। उसके बाद आते हैं हमारे सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न, मतलब जो लास्ट में कंक्लूजन जैसा हमें देते हैं। तो उसमें क्या है, पाठ के अंत में विषय सारांश रूप में प्रस्तुत करते हुए फिर से शिक्षण दोहराने हेतु, ठीक है, मतलब जो हमने पढ़ा उसके बाद लास्ट में हम थोड़ा सा उसको कंक्लूड करते हैं या समराइज करते हैं कि हमने आज क्या क्या पढ़ा, ऐसा हम करते हैं। तो उसके एग्जाम्पल है, जैसे आसन और प्राणायाम हम क्यों करते हैं, बंध और मुद्रा की भूमिका क्या है। जैसे हमने पूरा कर लिया, हमने पूरी योग क्लास कर ली, उसके बाद हमारे से टीचर पूछ रहे हैं कि आसन और प्राणायाम हम क्यों करते हैं, ऐसा कुछ हम पूछ रहे हैं। तो उससे क्या होगा, वो जो बच्चों को अब तक समझ में आया, तो वो हमें उस तरीके के आंसर देंगे कि आसन आसन में आसन से हम स्थिरता पूर्वक बैठते हैं, या जो भी उनको समझ में आया वो उनका है कि वो किस तरह से उस चीज को समझ रहे हैं। मतलब हम एक उस चीज को जो हमने पूरा पढ़ा पूरा टाइम, तो उसको एक रिवीजन जैसा हो जाएगा, ठीक है। तो हम लास्ट में ऐसे वाले प्रश्नों को पूछते हैं। फिर है जैसे बंद और मुद्रा की भूमिका क्या है, हमने बंद और मुद्रा भी कराया क्लास में, लेकिन हम बाद में पूछ रहे हैं कि ऐसा हमने क्यों कराया, बंद और मुद्रा की क्या लाभ है या क्या भूमिका है उनकी योग में, ठीक है। या फिर हमने लास्ट में पूछ लिया उनसे, महर्षि पतंजलि के अनुसार योग में कितनी सीढ़ियां हैं, ठीक है। अगर हमने उनसे ये पूछ लिया कि कितने मतलब अष्टांग योग पूछ रहे हैं इसमें, तो कि हम मतलब जो योग की जो पूरी सीढ़ियां है उसको बताओ, तो वो और ज्यादा उनको कंक्लूड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये 7 जो मैंने बताए प्रश्न पूछने के तरीके, ये 7 है, 1 2 3, ये 4 है। आज मैं इसको ठीक करके आपको दे, 4 5 6, और ये लास्ट वाला 7, ठीक है। तो कौन कौन से हैं, एक बार वापस से कर लेते हैं। पहला इंट्रोडक्टरी क्वेश्चंस, डेवलपिंग क्वेश्चंस, उसके बाद है विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न, और कुछ समस्या वाले प्रश्न, मतलब प्रॉब्लम जो लेके आते हैं वो, और कुछ कॉम्प्रिहेंसिव कॉम्प्रिहेंसिव, और उसके बाद है कंपैरेटिव टाइप, ठीक है। और लास्ट है सारांश प्रस्तुत करने वाले प्रश्न, ठीक है। 7 टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ये सबको आप लोग को सबको क्लियर है, या तो कुछ इनमें से डिफाइन करना है और? एक बार देख लो, ये 3 यहाँ पे हैं, प्रस्तावना, प्रश्न बनाना और विचार करने पर मजबूर करने वाले प्रश्न। आप इनके जब एग्जाम्पल्स देखोगे तो आपको और ज्यादा समझ में आ जाएंगे, ठीक है। खुद से एक बार उसको पढ़ना बुक में से, बुक में उसकी थोड़ी और डिफाइन करके दिया हुआ है, मैंने इसमें एग्जाम्पल्स डाले, और ऐसे की समझा दूंगी मैं बाद में आप लोग को ऐसा। तो आप लोग एक बार इसको देखना खुद से भी, तब आप लोग को और ज्यादा समझ में आएंगे। लेकिन अभी तक जितना मैंने समझाया, अगर इसमें से कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए भी मेरे से।
क्लियर है सबको ये? यस मैम, क्लियर है। जी ठीक है, तो हम आगे पढ़ते हैं। इसके बाद अच्छे प्रश्नों के आधारभूत गुण। तो ये पूरा प्रश्न का ही चैप्टर है, तो इसमें इसके बारे में अब क्या बताया, इसके गुण बताए गए हैं। तो जो अच्छे प्रश्न होते हैं उनके क्या गुण हैं, तो इसमें सबसे पहले बताया गया है प्रश्न पूछना कला और विज्ञान है। क्यों करे और क्यों ना, क्या ना करे, कितनी मात्रा में प्रश्न छोटा, सारगर्भित और पूर्ण होना चाहिए। किसी भी हिसाब से बड़े बड़े प्रश्न ना हो, सीधे सीधे विषय से संबंधित होने चाहिए। मतलब क्वेश्चंस के एक टाइप को बताया गया है कि जो एक तो सबसे पहली बात क्वेश्चंस छोटे होने चाहिए, ठीक है, और उन वो क्लियर होने चाहिए। मतलब छोटे हो, क्लियर हो, लेकिन कंप्लीट हो। मतलब ऐसा कुछ नहीं कि हमने एक कुछ क्वेश्चंस पूछ के और वो छोड़ दिया बीच में, तो हम लोग को आंसर, जब हम आंसर देंगे तो हमें समझ ही नहीं आएगा कि आप लोग पूछना क्या चाह रहे हो, ठीक है। तो ये तीन चीज का ध्यान रखना है। एक, प्रश्न छोटा हो, मतलब बहुत बड़ा लेंदी प्रश्न नहीं होना चाहिए कि आपने पूरा एक पैरा ही हमसे पूछ दिया कि ये पूरा का पूरा पैरा, मतलब ये पूरा एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। छोटा होना चाहिए, आप जितने कम वर्ड्स में उसको कर सको, वो क्लियर होना चाहिए और पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए अपने आप में, ठीक है। तो ऐसा प्रश्न होना चाहिए। तो किसी भी हिसाब से बड़े बड़े प्रश्न ना हो, सीधे सीधे विषय से संबंधित होने चाहिए। जो हमारा टॉपिक अभी चल रहा है उससे ही रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसा इसमें बोला जा रहा है कि सीधे सीधे विषय से संबंधित होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद है विद्यार्थी की आयु और लिंग के हिसाब से प्रश्न पूछने चाहिए। मतलब उनकी एज क्या है, जेंडर क्या है, उसके अकॉर्डिंग हमें प्रश्न पूछने चाहिए। उसके बाद है कठिन प्रश्न बड़े विद्यार्थी को और सरल प्रश्न कमजोर को। मतलब फिर से वही वाली बात हमने ये पढ़ा था कल भी कि एक तो हमारा जो हम क्वेश्चन करें वो उसकी एज से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब हम किसी एक छोटे बच्चे से अगर पूछ रहे हैं तो वो उनके अकॉर्डिंग होना चाहिए, हम उनके अकॉर्डिंग वर्ड्स को चूज करें, तब उनको समझ में आएगा। और अगर कोई बड़े स्टूडेंट है तो हम उनके अकॉर्डिंग उनसे क्वेश्चन पूछना चाहिए, ठीक है। ये तो हुआ कि हमें एज और जेंडर के हिसाब से पूछना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आता है कठिन प्रश्न बड़े विद्यार्थियों से और सरल प्रश्न कमजोर को। मतलब जो थोड़े हमें लगता है कि ये थोड़े और ज्यादा पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनसे उन्हीं के अनुसार हमें क्वेश्चन पूछने चाहिए। और जो थोड़े है कि हमारे मतलब मॉडरेट टाइप के जो स्टूडेंट्स हैं, उनसे उन्हीं के टाइप के क्वेश्चन पूछने चाहिए। मतलब उन लोगों में किसी का भी कॉन्फिडेंस को हमें लो नहीं करना है, हमें उनसे पूछना है जो वो आंसर कर सके, ठीक है। जिस तरह के वो आंसर कर सकते हैं हमें उस तरह के उनसे क्वेश्चन पूछने हैं, ठीक है, उनके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद है प्रश्न की भाषा सरल हो। मतलब जो भी हम प्रश्न करें उसकी भाषा जो हो वो सरल होनी चाहिए, ठीक है, कि वो क्लियर होनी चाहिए। और मतलब जैसे पहले ही लिखा हुआ है इसमें कि सीधे सीधे क्वेश्चंस हमें करने चाहिए। उसके बाद है शिक्षक कठिन शब्दों का प्रयोग ना करे। जो टीचर है वो कठिन शब्दों का प्रयोग ना करे क्वेश्चन पूछते हुए। कोई बहुत भारी भरकम वर्ड्स हमें नहीं उनको बोलने हैं कि हमें मैंने कोई ऐसा हिंदी का या फिर कोई ऐसा इंग्लिश का इतना भारी भरकम वर्ड दे दिया जो बच्चे को समझ ही नहीं आ रहा है। तो हमें उस तरीके के वर्ड्स रखने चाहिए अपने क्वेश्चंस में कि वो बच्चे को आराम से समझ में आए और वो उसका आंसर दे पाए, ठीक है। उसके बाद है सभी प्रश्न बच्चों को बढ़ावा देने वाले होने चाहिए। तो वही बात फिर से है कि जो जैसे मैंने बोला पहले कि उनका कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं होना चाहिए, उनके अकॉर्डिंग क्वेश्चंस पूछने चाहिए। वो जो क्वेश्चंस हम करें और वो आंसर दे वो उनको बढ़ावा देने वाले होने चाहिए, ना कि उनको मतलब नेगेटिव नहीं करना है, उनको पॉजिटिव करना है हमें उनके आंसर देने के हिसाब से कि हाँ आप और आगे अच्छा दे सकते हो। आप अगर फिर से इसको पढ़ के आओगे तो आप और ज्यादा इसको अच्छा दे सकते हो। अगर हम इस तरीके से बच्चे को बोलते हैं या उनको
इस तरीके से समझाते हैं तो बच्चों को भी लगता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या मैं कर सकती हूँ, और आगे जाके और ज्यादा अच्छे आंसर्स मैं दे सकती हूँ। ठीक है, ऐसा मतलब हमें उनको हमेशा बढ़ावा देना चाहिए। चाहे वो कोई आंसर अगर वो गलत भी बोल रहा है, ठीक है, आप उसको बाद में बता दो कि ये आंसर ये नहीं था, इसका आंसर ये था। गलत मतलब आप उसको गलत से ही बता दो, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि नहीं तुम तो हमेशा गलत ही बोलते, मतलब उनको हमेशा हमें बढ़ावा देना है, वो हम किसी भी तरीके से दे सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद है प्रश्न सभी विद्यार्थियों से करें, ना कि विशेष विद्यार्थियों से। ये भी वही बात है कि हमें कुछ ऐसा है कि जैसे हमारी क्लास में बहुत से ऐसे लोग होते हैं कभी कभी कि वो लोग कुछ कुछ लोग हैं जो हमेशा आंसर देते हैं, तो अगर मैं हमेशा उनसे ही पूछूंगी तो वो सही नहीं है, हमें सबसे प्रश्नों को करना है। ठीक है, कुछ विशेष विद्यार्थियों से नहीं करना, हमें सबसे प्रश्नों को करना है। ठीक है, जितने भी विद्यार्थी हैं हमारे सामने। फिर उसके बाद है प्रश्न विषय के अनुरूप और अर्थपूर्ण हो। विषय के अनुरूप हो, विषय से रिलेटेड हो और अर्थपूर्ण हो, मतलब उसका कोई अर्थ हो। ठीक है, उसका कोई मीनिंग हो। उसके बाद है प्रश्न विनम्रता पूर्वक पूछे जाए। जो प्रश्न है वो विनम्रता पूर्वक हमें पूछने हैं कि सर ये क्वेश्चन ये आपने आपने बताया या आपने ये पढ़ाया, ये कैसे होगा, या फिर इसका क्या रीजन होगा, अगर हम ऐसे पूछ रहे हैं। ठीक है, मतलब हमें विनम्रता रखना है और रखनी है अपनी बात में, कुछ भी सवाल पूछते हुए टीचर से। तो ये एक है। उसके बाद है किसी विद्यार्थी पर हमला ना करें, उसे परेशान ना करें। जैसे कोई कोई स्टूडेंट है, अगर वो नहीं आंसर्स दे पा रहा है तो हमें उस पे ऐसा कोई हमला नहीं करना है कि, या फिर हमें उसको परेशान नहीं करना है कि तुम नहीं दे पा रहे हो। मतलब बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती है स्टूडेंट्स की भी, उनकी कोई फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है या फिर कोई फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, मतलब उनकी भी खुद खुद की कोई प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमें स्टूडेंट्स अगर नहीं दे पा रहा है आंसर तो हमें उनको समझना चाहिए पहले, लेकिन उनको परेशान नहीं करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है प्रश्न जल्दबाजी में ना पूछें। तो जब हम प्रश्न पूछ रहे हैं तो उसमें जल्दबाजी ना करें, मतलब हमें वो जो प्रश्न है उसको क्लियर करना है बच्चों को कि ये मैं मतलब मेरा जो भी सवाल है उसको मुझे क्लियर करना है पहले स्टूडेंट्स को। तो ऐसे हमारे वो होने चाहिए, क्वेश्चंस होने चाहिए। उसके बाद है विद्यार्थी को सोचने के लिए और विचार विनिमय के लिए समय देना चाहिए। तो विद्यार्थी को जैसे मैंने कोई सवाल पूछा और बच्चे थोड़ा रिकॉल करेंगे। ठीक है, उनको थोड़ा समय देना चाहिए, मतलब अगर वो अचानक से आपने उनसे कुछ क्वेश्चन कर लिया और वो एकदम से नहीं बोल पा रहे, वो रिकॉल कर रहे हैं धीरे से, तो मतलब थोड़ा शांत होके धैर्य रख के हमें सुनना चाहिए और तब उनका पूरा आंसर हमें सुनना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है, मतलब उनको सोचने के लिए टाइम देना चाहिए। उसके बाद है बार बार प्रश्न ना पूछे, वाक्य बदल कर पूछे। बार बार प्रश्न ना पूछे, जैसे हमने किसी एक स्टूडेंट से एक क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद हम उससे ही बार बार अगर पूछ रहे तो स्टूडेंट भी परेशान हो जाता है और हमें एक वो भी नहीं मिल पाती कि हम और बच्चों से भी पूछ पाए। तो हमें और बच्चों से भी पूछना है तो हमें एक बारी में एक बार ही पूछना है बच्चों से। ठीक है, वाक्य बदल कर पूछें, मतलब जो हमने पूछा है क्वेश्चन पूछे हैं उसको थोड़ा चेंज कर दे, उसको थोड़ा मॉडिफाई कर दे और तब हम उनसे पूछें। ठीक है, उसके बाद है हाँ या ना वाले प्रश्न नहीं पूछने चाहिए क्योंकि वे अस्पष्ट हो सकते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारे मतलब बचपन में क्या होते थे, वो ट्रू फॉल्स आते थे, एक पूरा एक क्वेश्चन होगा उसमें ट्रू फॉल्स ऐसे लगाते थे। तो हम लोग उसको ध्यान से भी नहीं पढ़ते थे। सबसे पहली बात तो हम ऐसे कोई एक वर्ड याद कर लेते थे कि इसमें फॉल्स है और सब में ट्रू है, तो ऐसा करते थे। और इसमें क्या बात की गई है कि हाँ या ना वाले, मतलब जो ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन होते हैं उनको नहीं पूछना चाहिए क्योंकि वो अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि उनको क्या करते हैं हम उसमें कोई बाद में डिस्क्रिप्शन नहीं देते कि
हाँ ये ट्रू ही क्यों है या ये फॉल्स ही क्यों है। तो हमें हाँ या ना वाले प्रश्न पूछने अवॉइड करने चाहिए, क्योंकि वो अस्पष्ट होते हैं, क्योंकि उनमें कोई डिस्क्रिप्शन नहीं होता। बस हमने हाँ लिख दिया या ना लिख दिया, अपना ऐसा ऐसा करके लिख दिया, तो हम कुछ क्लियर उसको नहीं बता सकते, क्लियरेंस नहीं दे सकते, क्लियरिटी नहीं होती उस प्रश्न में। तो वैसे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। उसके बाद है केवल प्रश्न के लिए प्रश्न ना करें। केवल प्रश्न के लिए प्रश्न ना करें, कि हमें सामने हमने कुछ प्रश्न किया और उसका भी हमें कोई मतलब हमें उसका आंसर नहीं मिल रहा, वो जो बच्चे हैं वो हमारे से वापस से प्रश्न कर रहे हैं, मतलब कोई इतना कठिन हमने कुछ प्रश्न पूछ लिया कि बच्चा उसको नहीं बता पा रहा है और वो बल्कि हमसे सामने से प्रश्न कर रहा है। ठीक है, तो वैसे वाले हमें प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। उसके बाद है अपूर्ण प्रश्न ना पूछे। वही कि जो कंप्लीट नहीं है, जो क्वेश्चंस कंप्लीट नहीं है, वो वाले क्वेश्चंस हमें नहीं पूछने चाहिए। ठीक है। अंत में पाठ प्रस्तुत करते समय योग शिक्षक और भी अच्छा कर सकता है यदि कुछ प्रश्न वर्ग शुरू करने वाले वातावरण में पूछे। तो लास्ट में क्या है इसमें, पाठ प्रस्तुत करते समय, जब हम पाठ प्रस्तुत करते हैं उस समय योग शिक्षक को और भी अच्छा कर सकता है यदि कुछ प्रश्न वर्ग शुरू करने वाले वातावरण से पूछे। मतलब जब उन्होंने कुछ शुरू किया था, जब उन्होंने कोई शुरुआत की थी, तो वहां से हम कोई सवाल पूछते हैं तो हम और ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। योग शिक्षक के बारे में बताया है कि वो और ज्यादा अच्छा कर सकता है अगर वहां से कुछ प्रश्न पूछे कि हमने वो किस तरीके से शुरुआत की थी किसी चीज की। ठीक है, तो इस प्रकार से उसमें बहुत लाभ होता है। और इस प्रकार से शिक्षक फिर से अलग अलग पुस्तकीय विषय जैसे पतंजलि योग दर्शन, हट्ट ग्रंथ, सांस्कृतिक मिश्रण, दिमागी स्वास्थ्य, शरीर व्यवस्था, देह शास्त्र, योग अभ्यास आदि पुस्तक कर सकता है, प्रस्तुत कर सकते हैं। अंततः शिक्षण का हेतु सिद्ध हो जाता और सीखने में प्रगति अच्छी होगी। किसी भी कीमत पर योग शिक्षक इस प्रश्नोत्तर पद्धति को ना भूलें। मतलब इसमें क्या बोला है कि जब कोई योग शिक्षक योग सिखा रहे हैं तो वो ऐसे वाले क्वेश्चंस भी करे, जैसे हम कुछ पतंजलि योग दर्शन से हमने पूछ लिया आसन की परिभाषा क्या है पतंजलि योग दर्शन के अकॉर्डिंग, या फिर यम क्या है पतंजलि योग दर्शन के अकॉर्डिंग, या फिर हमने हठ योग से पूछ लिया कि पतंजलि और हठ योग में क्या डिफरेंस है, उसमें हठ योग में कितने सीढ़ियां बताई गई हैं, कितने प्रकार के योग बताए गए हैं, या फिर कुछ सांस्कृतिक मिश्रण, मतलब हमने कोई ऐसा पूछ लिया कि दर्शन से कुछ पूछ लिया। ठीक है, दिमागी स्वास्थ्य मतलब हमने कुछ मेंटली जो प्रॉब्लम्स होती है, जैसे हमने कुछ स्ट्रेस के बारे में पूछ लिया कि स्ट्रेस में आप कौन सा योगा कराओगे या प्राणायाम कराओगे। ठीक है, तो ऐसे वाले कुछ क्वेश्चन, शरीर व्यवस्था, देह सांस मतलब एनाटॉमी से हमने, फिजियोलॉजी से हमने कुछ पूछ लिया उनसे, या योग अभ्यास जो भी, मतलब हम योग अभ्यास उनको कराने जा रहे हैं, हम लोग योग करा रहे हैं उनको। ठीक है, लेकिन हम उनको ऐसे वाले प्रश्न भी करें थ्योरेटिकल भी, जो उनको वो भी क्लियर हो। ठीक है, उनके दिमाग में ये भी क्लियर हो कि हम लोग कि हम लोग योग किस तरह से कर रहे हैं, और योग के जो अलग सारी चीजें, सारे आयाम हैं उसके, ये एनाटॉमी, योग दर्शन, हठ योग, उसके बारे में भी हमें जानकारी रहे। ठीक है, तो लास्ट में हमें उस तरीके के क्वेश्चन पूछने हैं। और लास्ट में इसको में क्या बात दी गई है कि योग शिक्षक इस प्रश्नोत्तर पद्धति को ना भूलें। जो प्रश्नोत्तर पद्धति है उसको हम ना भूलें कभी भी। कोई कुछ बोल रहे हैं? आपकी माइक ऑफ है किसी का? मैम आपका ही इको आ रहा है, आपका ही आ रहा है इको। पुष्पा जी, क्या जी? आपका माइक ऑफ करो। आपका ओके माइक ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, मैं करती हूँ। आप लोग को ध्यान रखना है, ये माइक
माइक का अपने, ठीक है। तो अभी सॉरी तक मैम। जो हमने, जी जी ठीक है, आप लोग ने जितना अभी तक पढ़ा वो समझ में आया सबको? इसमें कुछ क्लियर करना है या कुछ समझ में नहीं आया है तो बताओ। मैम ये क्या कहना चाहते हैं, बार बार प्रश्न ना पूछे, वाक्य बदल कर पूछे, मतलब ये क्लियर कर दीजिएगा। अच्छा, ये ऐसा है जैसे मैं बार बार अगर आपसे ही कुछ पूछ रही हूँ, मैंने एक सवाल मैंने आपसे पूछा कि लता जी आप ये समराइज करो, ठीक है, मैं आपने उसका आंसर मुझे दे दिया, उसके बाद मैं फिर से आपसे ही पूछ रही हूँ, ठीक है, तो वो आपके लिए भी थोड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगी कि मैम बार बार मुझसे ही पूछ रही है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमें बार बार प्रश्नों को मतलब एक ही इंसान से नहीं पूछना है, और दूसरा कि वाक्य को थोड़ा बदल के, अगर मान लीजिए आपको एक चीज समझ में, मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, आपको वो समझ में नहीं आया, तो फिर मैं उसको थोड़ा मॉडिफाई करके बताऊं कि जैसे मैंने आपसे पूछा कि 7th चैप्टर में हमने कुछ टूल्स पढ़े थे, मतलब कुछ टूल्स पढ़े थे, एड्स पढ़े थे कि हमें क्लासरूम में क्या क्या यूज करना चाहिए, तो आपको ये थोड़ा समझ में नहीं आया, तो फिर मैं आपसे, आप मेरे से पूछोगे क्या पूछा मैम, तो फिर मैं आपको बताऊंगी कि हमने कुछ एड्स पढ़े थे कि हमें क्लास में क्या क्या यूज करने चाहिए पढ़ाई पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया ताकि आपको वो समझ में आ जाए, ठीक है। तो ये होता है थोड़ा चेंज करके हम पूछे कि वो आपको क्लियर हो जाए। जी ठीक है, और किसी का मैसेज भी आ रहा है, क्या पूछ रहे हो आप? प्रीति जी आप कुछ पूछ रहे हो? यस मैम, लास्ट वाला जो लाइन था वो वाला थोड़ा बता दीजिए फिर से, कौन लास्ट सा? पॉइंट। अंत में पाठ प्रस्तुत करते समय योग शिक्षक, ये जो इसमें था हाँ जी, देखो, वातावरण से पूछें, लाइक ये वाला थोड़ा समझ नहीं है। हाँ देखो इसमें ये जो यहाँ पे ये जो लाइन है उसको थोड़ा, वो थोड़ी क्लियर नहीं हो रही है, लेकिन बाद में जो उन्होंने दिया है तो उससे क्लियर हुआ है। उसमें क्या है कि जब कोई भी योग शिक्षक है वो लास्ट में कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे, मतलब ऐसा वातावरण क्रिएट करे या ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करे योग क्लास का, जिसमें हम योग के और सारे जो आयाम है, जो और सारे डायमेंशंस है कि उसका एक पार्ट एनोटमी भी है, उसका एक पार्ट योग दर्शन भी है, उसका एक पार्ट हठ योग भी है, या उसका एक पार्ट साइकोलॉजी भी है, एनोटमी भी है, तो उन सब से भी हम थोड़ा मिला जुला के जब हम प्रश्न पूछते हैं तो वो ज्यादा लाभदायक है, ठीक है। इसमें ये बात कही गई है कि हमें उन सब चीजों को रिलेट करके भी सवालों को पूछना है, तो ठीक है, अब समझ में आया ये प्रीति जी? ओके मैम। एक मिनट। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, आगे हम करते हैं। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पाठ नियोजन या लेसन प्लानिंग। तो इसमें क्या है, हमने पूर्व में देखा ही है कि अध्यापन का हेतु छात्रों में अच्छे परिवर्तन करना होता है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया गया है, लास्ट में लेसन प्लानिंग हमें किस तरीके से करनी है, जैसे टीचर जो है वो पहले से अपना पूरा लेसन प्लान बना के आते हैं कि आज मुझे क्या पढ़ाना है या आज मुझे क्या क्या चीज को कवर कराना है, ठीक है। तो ये होता है आपका पाठ नियोजन। तो इसमें क्या है
हमने पूर्व में देखा ही है कि अध्यापन का हेतु छात्रों में अच्छे परिवर्तन करना होता है। जो टीचिंग है, टीचिंग का उसका कारण या मतलब उसका काम क्या है, छात्रों में कुछ अच्छे परिवर्तन हो, कुछ अच्छे चेंजेस हो, ये उसका काम है अध्यापन का। ठीक है, तो इस हेतु की पूर्ति के लिए अध्यापन द्वारा सफल नियोजन किया जाना आवश्यक है। अतः प्रत्येक पाठ की योजना बनाई जानी चाहिए। तो इसमें क्या है, इस हेतु की पूर्ति के लिए हमें एक पूरा लेसन प्लान बनाना आवश्यक है कि हमें आज किस चीज को कवर कराना है। ये पहले से प्री प्लान अगर हमारे पास होगा तो हम उस चीज को उतना ही ज्यादा समझा पाएंगे, आप लोग को सिखा पाएंगे। तो ये है लेसन प्लानिंग या पाठ नियोजन। अब इसमें हम पढ़ते हैं कुछ जो इसमें पॉइंट्स दिए हुए हैं कि उसको हम कैसे, बेनिफिट्स क्या है पाठ नियोजन के। तो इसमें है सबसे पहला, इसके अध्यापक को अपने इससे अध्यापक को अपने विचारों को गठित करने में सहायता मिलती है। ठीक है, जो उनके विचार है, जो भी वो बताना चाहते हैं, उसको एक जगह गठित करने में हमें सहायता मिलती है कि हमें आज क्या बताना है बच्चों को। ठीक है, हम अगर हम ऐसा पहले से पढ़ के आते हैं, अपना पूरा प्लान करके आते हैं, तो वो उतना ही ज्यादा हेल्पफुल होता है आप लोग के लिए भी और टीचर के लिए भी, कि वो अपने सारे जो थॉट्स है जो उसको इस विषय पे, एक विषय पे बताने हैं, वो उसको पूरा एक्सप्लेन कर पाएगा अच्छे से। ठीक है, तो ये सबसे पहला पॉइंट हुआ आपका। उसके बाद है, इससे अध्यापक का आत्मविश्वास बढ़ता है और वह विचलन से बचता है। तो इसमें क्या है कि इससे जो अध्यापक है, जो टीचर है, उनका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वह मार्ग विचलन से, मतलब जो हमारा एक आज हमें कुछ पढ़ना है वही हम पढ़ेंगे, उसमें मार्ग विचलन से बचना है, मतलब जो हमारा ट्रैक से हम दूर नहीं जाते कि हम एक टॉपिक पढ़ रहे थे, फिर आपने मेरे से कुछ क्वेश्चन करा तो मैं एकदम दूर चली गई जो अपने टॉपिक से, एकदम हम भटक जाते हैं टॉपिक से। तो इससे हेल्प मिलती है लेसन प्लानिंग से कि हम अपने टॉपिक से नहीं भटकते और उस चीज को मतलब हम लोग पूरा पूरा उसको बता पाते हैं, उसको डिस्क्राइब कर पाते हैं जो आज हम बताना चाहते हैं, और उससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हाँ, आज मैंने अपना पूरा कंप्लीट किया जितना मुझे बताना था। ठीक है, तो ये एक पॉइंट है। उसके बाद है थर्ड पॉइंट, उसमें क्या है, अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्य को मन में रखने में सहायता मिलती है। अध्यापन प्रक्रिया और उद्देश्यों को, जो हमारी पूरी प्रोसेस है अध्यापन की, टीचिंग की जो प्रोसेस है और जो उसके ऑब्जेक्टिव्स है, उसको हम मतलब हम उसको पूरा समझ पाते हैं और हम उसको मतलब मन में उसको रख पाते हैं अपने। जैसे कि टीचर का एक उद्देश्य है कि आज हमें ये चीज को बच्चों को सिखाना है। ठीक है, या पूरी एक प्रोसेस है कि आज मुझे इस तरीके से बच्चों को सिखाना है, तो वो मुझे खुद से मन में, मतलब मैं अपने मन में रखूंगी, या फिर मुझे इससे सहायता मिलती है कि मैं आज उसको ही कराऊंगी, अपने ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करूंगी। कि आवश्यक सामग्री की उपलब्धता पक्की हो जाती है और अंत समय में पर्याप्त सामग्री को ढूंढने के लिए भागदौड़ तथा तजन्य चिंता से बच जाते हैं। तो इसमें क्या है कि जो सामग्री की उपलब्धता, ठीक है, जो भी हमें कंपोनेंट्स चाहिए उस टाइम, हमें जो भी कंपोनेंट्स यूज करने हैं या उसकी जरूरत है, तो हम उस टाइम अगर सारी चीज हमारे पास एक जगह है, गठित है, तो जो बाद में हमें कोई भागदौड़ नहीं करनी पड़ेगी। कि जैसे आज मुझे क्या है, मुझे आपको प्रोजेक्टर में कुछ पढ़ाना है या कुछ सिखाना है, कोई एक ऐसा चैप्टर है जिसको मैं अगर प्रोजेक्टर में दिखाऊंगी तो वो आप लोग को ज्यादा क्लियर होगा। तो अगर मैंने वो पहले से ही, मतलब उसकी सारे जो भी उसमें चीजें यूज करनी है, मुझे लैपटॉप की जरूरत है, एक प्रोजेक्टर की जरूरत है, या फिर किसी मार्कर की जरूरत है, तो मैं पहले से ही उसको अपने पास रखूंगी ताकि मुझे बाद में कोई भागदौड़ ना करनी पड़े, और मुझे कुछ भी, आप मेरा जो उद्देश्य है, जो पढ़ाने का उद्देश्य है मुझे आज, मैं वो उसको आप लोग को पढ़ा पाऊँ पूरा। ठीक है, तो ये है थर्ड पॉइंट हमारा। उसके बाद है, भविष्य की योजना के लिए यह एक सहायता होती है। अच्छी पार्ट, तो इसमें क्या है, भविष्य की योजनाओं के लिए एक सहायता मिलती है कि
जैसे हमने पूरा प्लान कर लिया कि आज मुझे 7 चैप्टर मुझे आज कंप्लीट करना था, और मैं एक बाद की अगले दिन की वो बना लूंगी कि अब मैंने 7 चैप्टर जैसे कंप्लीट कर लिए, तो अब हम 8th चैप्टर को करेंगे और उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, मतलब मैं पूरी एक प्लान कर लूंगी अपने भविष्य का भी कि मेरा आज के दिन में 7th अगर खत्म हो गया तो मैं 2 दिन में 8th चैप्टर को भी खत्म कर लूंगी। तो इस तरीके से पूरा जो लेसन प्लानिंग है वो हमें हेल्प करती है हमारे भविष्य के लिए भी, हमारे उद्देश्यों को पूरा करने के लिए भी, हमें मार्ग से भी नहीं हटाती, और हम जो भी हम बताना चाहते हैं उन सारे विचारों को हम आप लोग को बता पाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ 4 पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं, और इसमें आगे भी पूरा लेसन प्लानिंग का चैप्टर है, तो इसमें कुछ गुण बताए जाएंगे, फिर उसके बाद फिर इसमें कैसे हमें पूरा संचालित करना है पाठ को वो बताया जाएगा। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, 10 बज गए हैं अभी। ठीक है, तो आप लोग को इतना समझ में आया? यस मैम। यस मैम। हाँ जी, तो 8 चैप्टर हम कल तो संडे है, लेकिन हम मंडे ट्यूसडे में खत्म कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, मैं कल आप लोग को कुछ बताने वाली थी तो मैं एक बार उसको बता देती हूँ। हाँ जी, अच्छा, इसमें अभी तक आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप लोग पूछ लीजिए, फिर मैं बाद में बताती हूँ। नहीं है कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो मैं आप लोग को ये बताने वाली थी कि हमें, जैसे अभी आपका एग्जाम टाइम है, आने वाला एग्जाम, तो आपको कैसे अपने चीजों को 4 चीजों में बांटना है। ठीक है, तो हमें 4 चीजों में कैसे बांटना है कि हमें जो जो काम करने हैं उनको किस तरह से करना है। सबसे पहला डू, जो हमें करना ही है, जरूरी कोई काम है जो हमें करना ही है। ठीक है, उसके बाद है एक डेलीकेट, जरूरी है लेकिन आप किसी और से भी करा सकते हो। ठीक है, ऐसा कोई काम। उसके बाद है डिले, जिसको हम टाल सकते हैं कि हम एग्जाम के बाद इसको करेंगे। और एक था डिलीट, मतलब जो अननेसेसरी काम है। तो इसमें 4 चीजें हैं। देखो, सबसे पहले डू, जैसे आपको अभी पढ़ाई करनी है, ठीक है, तो वो आपको करना ही है, वो आपका अर्जेंट काम है। ठीक है, इनको पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लीजिए, और इसके अकॉर्डिंग अगर आप काम करोगे अभी के टाइम में, आप अपने स्केड्यूल को बनाओगे इस हिसाब से, जो आपको 4 चीजें आपको पता होगी कि आपको अभी क्या करना है, क्या आपके लिए सबसे जरूरी चीज है, और क्या आपको डिलीट करना है अपनी अभी की लाइफ में, कि ये चीज मुझे अगर मैं नहीं भी करूंगी तो काम चलेगा, लेकिन जो करना है वो करना ही है किसी भी हालत में। तो ये 4 चीजें, फर्स्ट है डू, डेलीकेट, डिले और डिलीट। ठीक है, 4 वर्ड्स है। तो जो डू है, इसमें वो जरूरी काम है जो आपको करने हैं, मतलब जैसे आप अभी आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं कुछ डेलीकेट। डेलीकेट मतलब वो आपके लिए जरूरी तो है, लेकिन अगर आप वो किसी और से भी कराओ तो चलेगा। अभी के टाइम में क्या है, आपको पढ़ना ज्यादा जरूरी है, तो आप लोग जैसे कुछ हमारा बाहर का काम है तो वो आप किसी और से भी करा सकते हो, मतलब घर में किसी से बोल सकते हो कि आप ये मेरा काम कर दोगे, तो ठीक है। तो मतलब ऐसा कोई काम जो जरूरी तो है, बहुत जरूरी है, लेकिन आप किसी और से कराओगे तो भी चलेगा। ठीक है, और उसके बाद है डिले। डिले मतलब ऐसा काम जो आप ये सोच सकते हो कि नहीं, अभी तो एग्जाम है तो मैं इसको डिले करता हूँ, मैं एग्जाम के बाद इस काम को करूंगा। ठीक है, ऐसे बांट लिया हमने कामों को। और लास्ट है डिलीट, जो हमें, मतलब उसके बिना हमारी कोई लाइफ रुक नहीं जाएगी, या फिर हम, ऐसा कुछ नहीं होगा कि
मतलब आपकी किसी जो अच्छा काम होने वाला है या आपका जो पेपर होने वाला है उसमें अगर आप वो काम करोगे तो उससे आपको कोई सफलता मिलेगी। तो मतलब जिस काम को हम बिल्कुल डिलीट कर सकते हैं, एक वो हो सकता है। तो चार चीजें आपको समझ में आई। आपको इस तरीके से इन चार चीजों में अपने स्केड्यूल को पूरा बनाना है, अपने जो सारे काम हैं उनको बनाना है कि आपको किस किस तरीके से क्या क्या काम करने हैं। ठीक है, ये समझ में आया आपको पॉइंट? सेकेंड वाला कौन सा है? डू डन डू डेलीकेट मतलब वो अच्छा है, डेली करना जरूरी है, बट किसी और से करा सकते हो। ओके डेलीकेट हाँ जी। तो अब ये आपको, डन और डिलीट हाँ लास्ट है, थर्ड लास्ट है वाला लास्ट है डिलीट। जैसे आपको ओके रील्स देखनी है, लेकिन आप रोज रील्स देखते हैं लेकिन वो कोई बहुत नेसेसरी चीज नहीं है अभी के टाइम के लिए आपके, तो आप उसको डिलीट कर सकते हो कि आज मैं नहीं मतलब रील्स को मैं नहीं देखूंगा या देखूंगी। मैम ठीक है, प्लीज एक बार और बताएंगे, मेरा थोड़ा हाँ ध्यान जी। नहीं था प्लीज। देखिए सबसे पहला है डू, ठीक है, जो जरूरी भी है और करना भी है और आपको ही करना है। ठीक है, पहला है डू। उसके बाद है डेलीकेट। डेलीकेट ऐसा है जो जरूरी है, आप लोग के लिए जरूरी है वो, लेकिन वो कोई और भी कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है डिले। डिले मतलब वो जरूरी होगा काम, बट आप अगर उसको बाद में करोगे, एग्जाम के बाद करोगे तब भी चलेगा। ठीक है, और फोर्थ लास्ट है डिलीट, जो अननेसेसरी काम है जो आप करते हो, बट अगर वो नहीं करोगे मतलब उसको डिलीट करना है आपको अभी के लिए, इस टाइम के लिए, एग्जाम के लिए। ओके मैम थैंक ठीक है, आप लोग को आया समझिए। ये एक हमारे सर है, उन्होंने हमें बताया था तो मुझे लगा आप लोग के साथ ये शेयर करना चाहिए अभी के लिए। ठीक है, हाँ जी। डू डेलीकेट डिले एंड डिलीट, 4D जी। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं। मैं मंडे को हम 8th चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, तो हमारी 2-3 क्लासेस और जाएंगी बस। ठीक है, ठीक है, अभी हम शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ कोई कराओगे आप? साक्षी जी। जी मैम। सभी किसी ध्यानात्मक आसन में बैठ जाएंगे, कमर गर्दन सीधी, आंखें कोमलता से बंद, मन शांत, गहरा लंबा श्वास लेंगे। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे, उंगलियों को आंखों पर रखेंगे। सभी को हरिओम। जी हरिओम सभी को। जी प्रणाम। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। वेलकम। बहुत अच्छी तरह से तरीका बता दिया हमको। थैंक यू, हाँ जी, इस धन्यवाद आपका। नाना, हाँ जी, शुभ दिन आपके लिए। आपको भी। थैंक यू वेरी मच। सभी लेफ्ट हो जाइए क्योंकि रिकॉर्डिंग ऑन है। खुशी जी, पुष्पा मैम, लता जी लेफ्ट हो जाइए, रिकॉर्डिंग ऑन।
पुष्पा मैम रिकॉर्डिंग ऑन है, आप ओके लेफ्ट हो ओके, जाइए ठीक है सभी ठीक है। लोग। 2 आईडी से आप जुड़ी हुई हैं क्या? दोनों आईडी से लेफ्ट हो जाइएगा। हाँ 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 मैम, हाँ हाँ मैम, एक खुशी जी आप भी लेफ्ट हो निकालती हूँ, जाइए। सॉरी मैम, निकालती हूँ। खुशी जी आप भी लेफ्ट हो जाइए वरना रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होगी। आवाज आ रही है मेरी? हेलो खुशी जी। खुशी जी लेफ्ट हो जाइए आप, रिकॉर्डिंग ऑफ नहीं होगी वरना। खुशी जी लेफ्ट हो जाइए मीटिंग से, अभी भी आप हैं क्लास में तो रिकॉर्डिंग ऑन ही रहेगी अदरवाइज।